Okay. Am I audible? Yes, sir. Okay. So पिछले क्लास में हमने पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम देखेंगे और एक मटेरियल है जिसे हम क्या कहते हैं, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। सो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल स्टडी करने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है। सो हमने पढ़ा था फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। सो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है क्या बेसिकली? कुंदन, यस सर। बताओ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है क्या? सर ये ferromagnetic substance are those in which each atom or molecule has a non-zero magnetic moment. ये क्या नोट देख के बोल रहा है? क्या सर? वो नोट्स पढ़ के बोल रहा है क्या? हाँ सर, देख के याद नहीं था सर। क्यों याद नहीं है? अभी तो 2-3 क्लास पहले ही तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम स्टडी किए थे। अच्छा, बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसके साथ फेरो का डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है बताओ तो। डोमेन का कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने। बताया था ना। इज माय वॉइस क्लियर? अच्छा, ये नेट, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारा। आवाज कट कट के आ रहा है। सो देखो एक्चुअली क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमने स्टडी किए थे डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो उन सारे मटेरियल का क्या होता है कि एक डाइपोल मोमेंट रहता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट रहता है। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, रैंडमली अरेंज होता है मटेरियल के अंदर। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी डाइपोल मोमेंट रहता है, लेकिन वो डाइपोल मोमेंट क्या करता है, वहां पर एक डोमेन क्रिएट करता है। ठीक है, डोमेन को क्रिएट करता है। और सारे के सारे डोमेन फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, उसका जो अलाइनमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है। सो यही यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जैसा डोमेन का कॉन्सेप्ट है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर भी डोमेन का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है। तो जैसे कि
हमने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है उसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था कि उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसे कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहता है, तो इन सारे मटेरियल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहता है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या करता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मटेरियल के अंदर रैंडमली अरेंज होता है, ठीक है। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होगा, सॉरी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, देखो मान लो कि ये एक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। सो इसके अंदर क्या होगा, छोटा छोटा कुछ डोमेन्स हो, ठीक है, छोटा डोमेन्स। ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये सब डाइपोल मोमेंट, ये रैंडमली अरेंज होता है। ये क्या होता है, रैंडमली अरेंज होता है। सो देखो इसके अंदर जो ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट आसपास के जो एटम है, आसपास के एटम एटम को क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। उसके वजह से क्या होगा कि इस यहाँ पर कुछ एटम का जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन एक ही दिशा में होगा, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैंने बताया था। जब ऐसा होगा तो ये क्या करेगा, एक छोटा छोटा डोमेन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का एक छोटा छोटा डोमेन यहाँ पर क्रिएट होगा। सो हर एक डोमेन में ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक ही होगा, मतलब कि इस डोमेन में देखो हर जो डाइपोल मोमेंट होगा सभी का डायरेक्शन एक ही दिशा में होगा, वैसे इसका दूसरे डोमेन का भी जो डाइपोल मोमेंट होगा उसके सारे सारे जो डाइपोल मोमेंट है सबका एक ही डायरेक्शन में उसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये सारे डोमेन क्या होता है, रैंडमली अरेंज होता है। सो इसका जो नेट पोलराइजेशन होगा वो क्या होगा, नेट पोलराइजेशन इसका जीरो होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है तो इसका पोलराइजेशन भी जीरो है, क्योंकि एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। लेकिन जब इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक फील्ड मान लो यहाँ पर अप्लाई किया है। सो इसका जो ये जो डोमेन का जो सारे के सारे डाइपोल मोमेंट है, ये सारे के सारे डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। सो जब ऐसा होगा तो इस मटेरियल के सारे डाइपोल मोमेंट जब एक ही डायरेक्शन में चला आएगा तब ये एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव करने से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाने से क्या होगा, इसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन रह जाएगा, मतलब कि कुछ पोलराइजेशन यहाँ पर बचा रहेगा। तो उसको हम तो क्या कहते हैं, उसको हम स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन कहते हैं, जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था, ठीक है। और फेरो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक पोलराइजेशन होता है, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो देखो बेसिकली फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, इसका अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो। सो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल आर materials that exhibit ferroelectricity, ठीक है। फेरोइलेक्ट्रिसिटी
is the ability, ferroelectricity is the ability of the material of the material to have spontaneous polarization, to have spontaneous the spontaneous polarization. So spontaneous polarization क्या है? Spontaneous polarization है कि इस मटेरियल के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, ये सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, और एक वक्त पर क्या होगा, ये सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा। तो जब हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां से हटा देंगे, तब भी कुछ यहाँ पर कुछ डाइपोल मोमेंट का जो अलाइनमेंट है वो उस दिशा में ही रह जाएगा, ठीक है। सो उस दिशा में रह जाने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर पोलराइजेशन जीरो नहीं होगा, पोलराइजेशन बचा रहेगा। सो उसको, इस केस को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारा फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन हुआ। अब देखो, जैसे कि क्या है कि ये जो मटेरियल है, ये जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है हमारा, ये हमारा फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। सो ये हर एक डोमेन को हम एक डाइपोल मोमेंट से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हर एक डोमेन का जो सारे डाइपोल मोमेंट है, सारे के सारे डाइपोल मोमेंट है, इसका हम रिजल्टेंट ले लेते हैं। सो ये हो गया, किसी का ये रहेगा, किसी का इस तरह से रहेगा, किसी का इस तरह से रहेगा। तो ये क्या होगा, ये पहला केस है, जब E इज इक्वल टू 0, देन पोलराइजेशन क्या होगा, ये भी 0 होगा। जब तक हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका पोलराइजेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे डोमेन रैंडमली अरेंज होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कुछ डोमेन्स होता है, कुछ डोमेन होता है जो कि फेवरेबल डोमेन होता है, कुछ नॉन फेवरेबल डोमेन होता है। तो फेवरेबल डोमेन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से वो तुरंत उस डायरेक्शन में अलाइनमेंट होना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम फेवरेबल डोमेन कहते हैं, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर ये डोमेन मान लो कि इस दिशा में है, कुछ इस दिशा में है, समय है, सारे के सारे डोमेन है। अब देखो यहाँ पर मान लो कि 3 डोमेन था, ठीक है, 3 डोमेन था। तो इन 3 डोमेन का क्या होगा, ये फेवरेबल डोमेन है, सो इसका जो अलाइनमेंट होगा सब एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो हर एक डोमेन के बीच जो एक वॉल है ना, ये फेवरेबल डोमेन के जो वॉल होगा, ये वॉल क्या होगा, यहाँ पर गायब हो जाएगा, ठीक है। और गायब होने के वजह से ये सारे डोमेन एक होके एक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो एक बड़ा सा डोमेन क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अप्लाई किया है, सो पोलराइजेशन भी यहाँ पर शुरू हो गए, ठीक है। सो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो फेवरेबल डोमेन है, फेवरेबल डोमेन्स स्टार्ट अलाइनमेंट, स्टार्ट अलाइन इन वन डायरेक्शन, ठीक है।
so so their walls मतलब ये जो डोमेन के बीच का जो वॉल है, ठीक है, so their walls merge into each other, ठीक है, merge into each other, ये सारा के सारे डोमेन एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगा और एक डोमेन क्रिएट करेगा। अब देखो, आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि जो यहाँ पर जो नॉन फेवरेबल डोमेन था, ये नॉन फेवरेबल डोमेन को भी ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और अपनी ओर खींचने के वजह से एक बड़ा सा जायंट सा डोमेन क्रिएट करेगा, ठीक है, मतलब के ठीक है, हम इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ई को और भी इंक्रीज कर रहे हैं, सो पोलराइजेशन की और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा, ये सारे डोमेन का जो वॉल है, वॉल गायब हो जाएगा और एक दूसरे से मार्च होके एक बड़ा सा जायंट सा डोमेन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और सारे डोमेन, सारे के सारे ये जो डोमेन के अंदर ये जो डाइपोल मूवमेंट है, ये डाइपोल मूवमेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में पूरा अरेंजमेंट इसका हो जाएगा, तब ये कौन सा सिचुएशन में आ जाएगा, तब ये सैचुरेशन सिचुएशन में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और भी ज्यादा इंक्रीज करेंगे, तब भी पोलराइजेशन और इंक्रीज नहीं होगा, पोलराइजेशन वहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा अनफेवरेबल डोमेन है, सो अनफेवरेबल डोमेन also start to aligning same direction, ठीक है, and at the and at saturation only one domain exists, ठीक है, मतलब के एट द सैचुरेशन पॉइंट, मतलब कि इसका ये जो फील्ड है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, ये सारे जो डाइपोल मोमेंट है अरेंज होना स्टार्ट करेगा, अरेंज होते 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 एक ऐसा वक्त आएगा जिस वक्त में सारे के सारे जो डाइपोल मोमेंट होगा, सारे के सारे डाइपोल मोमेंट इस दिशा में ही अरेंजमेंट हो चुका होगा, मतलब और कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं बचेगा जो जिसका डायरेक्शन किसी और दिशा में है, ऐसा कोई डाइपोल मोमेंट नहीं बचेगा, तो सारे डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, सारे वॉल वैनिश हो जाएगा, और सारे वॉल वैनिश होने के बाद क्या होगा, ये एक बड़ा सा एक जायंट सा डोमेन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है कि एट सैचुरेशन ओनली वन डोमेन एग्जिस्ट, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो अब हम इसका कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। देखो तो प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला, क्या बोला, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन एग्जिबिट करेगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन एग्जिबिट करेगा। सो
फर्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे एग्जिबिट स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। कुंदन, कुंदन, यस सर। ये हमारा जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है, इसे और यस किस सर। नाम से हम बोल सकते हैं? कंटिन्यूअस पोलराइजेशन को सर थोड़ा 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 जोर से बोलो। रिटेंटिविटी बोलते हैं सर। रिटेंटिविटी बोलते हैं। नहीं हाँ सर, वो मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, रिटेंटिविटी भी कह सकते हो, ठीक है, इसका जो एबिलिटी है उसे ही रिटेंटिविटी कहते हैं। लेकिन स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन का और भी एक नाम है, जैसे मैंने बताया था रेसिडुअल पोलराइजेशन, है कि नहीं? यस सर। जैसे कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रेसिड्यू। होता है ना, यस सर। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहाँ पर होता है? वो जो मैग्नेटिक मटेरियल में, है कि नहीं? मोटर में भी पढ़ा यस सर। होगा। यस सर। मोटर में पढ़ा होगा ना। मोटर में क्या रहता है? एक यस सर। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वहां पर रहता है, तभी फ्लक्स क्रिएट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? ये जो फेरो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही है कि नहीं? सो क्या होगा? ये भी परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फेरो इलेक्ट्रिक आर इलेक्ट्रिक्स आर द इलेक्ट्रिक एनालॉग ऑफ द फेरो मैग्नेट, है कि नहीं? फेरो मैग्नेट्स, सो व्हिच में डिस्प्ले परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर, ये परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। ये है, ठीक है। अच्छा, और क्या है? अगर देखो ये जो फेरो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे हमने क्या देखा कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? सारे के सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। अब वो जो फील्ड है, उस फील्ड के डायरेक्शन को अगर हम उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे, तो क्या होगा? उल्टा कर देने से क्या होगा? फील्ड अगर जीरो कर दे, तब उसके अंदर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिज्म रह जाएगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचा रहेगा, ठीक है। सो अब जीरो से अगर फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, तो क्या होगा? इसका जो स्पॉन्टेनियस जो मैग्नेटाइजेशन होगा, वो क्या रिवर्स डायरेक्शन में क्रिएट होगा, है कि नहीं? मतलब सारे के सारे जो डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, अब क्या करेगा? वो फिर से अरेंज होना स्टार्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते होते एक वक्त आएगा जब रिवर्स डायरेक्शन में भी क्या होगा? इसका सैचुरेशन एक पॉइंट पे आ जाएगा, जैसे हमने हिस्टेरेसिस कर्व में देखा है कि नहीं? सो वहां पर क्या होगा? इसका जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। मतलब कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब भी हम इस फील्ड का डायरेक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे,
सो वहां पर जो हमारा जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होगा, ये पोलराइजेशन भी चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में सेम केस होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन फेरो इलेक्ट्रिक the polarization can be changed and even reversed by an external इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभिजीत, यस सर। ये अटेंडेंस का एक स्नैप ले लो, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब क्या है, अब देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम हटा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम हटा देंगे तो क्या होगा, उसका स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन वहां पर रह जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन, spontaneous polarization in the absence applied electric field, ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, ठीक है। और इसका जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन भी बहुत हाई हाई होता है, जैसे कि हमने पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल में हमने देखा था कि वहां पर भी स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। लेकिन फेरो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होगा, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस जो पोलराइजेशन होगा ये बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट को देखो, यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत हाई है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सट्रीमली हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू तकरीबन 500 से 15,000 तक होता है, ठीक है। अच्छा, और ये जो हमारा मटेरियल है फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इसके अंदर भी एक स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होता है। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फेरो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है, इस मटेरियल के अंदर पीजो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि हाई स्ट्रेन रिस्पॉन्स, हाई स्ट्रेन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हाई स्ट्रेन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इफेक्ट क्या है, ये इफेक्ट क्या है, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम इसका टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो टेम्परेचर वेरी करने से ये पोलराइजेशन शो करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग वेरिएशन इन पोलराइजेशन, ठीक है, विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर, ठीक है।
अब बताओ तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? अभिजीत बताओ ये इफेक्ट को क्या कहते हैं? सर इफेक्ट का नाम सर नहीं याद है सर। मारूंगा ना। ये कब पढ़ाया था मैंने? कल ही तो पढ़ाया था। कल था। एक दिन में ही सब आउट हो गए। टेम्परेचर को अगर हम चेंज करेंगे तो उसके अंदर पोलराइजेशन होगा। टेम्परेचर को अगर हम यस सर, वैरी करेंगे चेंज होगा। यस सर, पोलराइजेशन चेंज चेंज होगा। होगा ना, तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? थर्मल थर्मल एजिटेशन सर। इसको पायरो इलेक्ट्रिक कहते हैं बुद्धू। थर्मल एजिटेशन के वजह पायरो से तो इसके अंदर पोलराइजेशन होगा, ठीक है, लेकिन ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को पायरो पायरो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। याद रखना, पायरो इलेक्ट्रिसिटी, इसको पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मतलब कि फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर हमें पीजो इलेक्ट्रिसिटी और पायरो इलेक्ट्रिसिटी दोनों इफेक्ट ही दिखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे। देखो कहाँ कहाँ पर यूज होता है। अच्छा, पहले इसका एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल जैसे कि बेरियम टाइटेनेट, ठीक है, बेरियम टाइटेनेट, BaTi, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, इन्हें। अच्छा, और क्या है, जैसे कि हमारा रोसेन सॉल्ट होता है, रोसेन सॉल्ट, ये रोसेन सॉल्ट, ये भी इसका एक एग्जांपल, ठीक है। सो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स है। अच्छा, और एक बात है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल टेम्परेचर को अप्लाई करने से क्या होगा? टेम्परेचर अप्लाई करने से फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी घटेगा, पोलराइजेशन घटेगा। मतलब कि क्या है, ये जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, ये मटेरियल टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर में फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करेगा, पैरा इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल पैरा इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करेगा। सो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को हम यहाँ पर क्यूरी टेम्परेचर ही कहेंगे। जैसे कि क्यूरी टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। वैसे ही क्यूरी टेम्परेचर में याद रखना, यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि द टेम्परेचर आफ्टर which a ferroelectric material, ferroelectric material become paraelectric। सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, इसको हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं।
मतलब कि आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर में क्या होगा, ये हमारा जो फेरोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, फेरोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मटेरियल का खत्म हो जाएगा और वो पैरा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो उस टेम्परेचर को हम यहाँ पर प्यूरी टेम्परेचर कहेंगे। जैसे कि नॉर्मली ये जो सारे मटेरियल देख रहे हो, इसका क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहेगा। और ये जो ये बेरियम टाइटेनेट और सोडियम नाइट्राइट का, और ये जो रोसेल सॉल्ट है, रोसेल सॉल्ट का जो टेम्परेचर रहेगा वो, इसका दो टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, रोसेल सॉल्ट का दो टेम्परेचर रहता है, एक -18 डिग्री सेंटीग्रेड और एक 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब कि इस मटेरियल -18 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि इसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करते करते अगर -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आएंगे तो इसके बाद इसका फेरोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर 23 डिग्री टेम्परेचर पे इसका जो टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे और 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाने के बाद क्या होगा, ये मटेरियल का फेरोइलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगा और पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कुछ एग्जांपल है और ये हमारा क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है। अब देखो ये इसका कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जैसे कि ये क्या कहां पर यूज होता है, यूज टू मेक कैपेसिटर। ठीक है, ये कैपेसिटर में यूज होता है, कैपेसिटर में यूज होता है। और कहां पर यूज होता है, जो फेरोइलेक्ट्रिक रैम होता है। ठीक है, रैम पे भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फेरोइलेक्ट्रिक रैम, जैसे फेरोइलेक्ट्रिक जो रैम होगा उस रैम का साइज बहुत छोटा होगा, मतलब कि छोटा रैम में हम बहुत सारा मेमोरी को कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो कैपेसिटर में अगर हम ये यूज करेंगे फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो क्या होगा, कैपेसिटर का साइज भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, बहुत छोटा साइज में हम कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा दो एप्लीकेशन। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब टाइम भी खत्म होने वाला है, 1 मिनट बचा है। अच्छा, वो अभिजीत,